नौजवान है नौजवान, तेरी मंजिल है कहाँ। झुकना नहीं तुझे, रुकना नहीं तुझे, छूना है आसमान। नौजवान है नौजवान, तेरी मंजिल है कहाँ। झुकना नहीं तुझे, रुकना नहीं तुझे, छूना है आसमान। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में PMI TV देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम यूथ कैंपेन के साथ आपका मेज़बान शाहिद संधू। आज मेरे साथ हैं जुनैद जो BA के स्टूडेंट हैं, और इसी तरह शीज़ा जिन्होंने BSc और B.Ed किया है। जी आप दोनों को बहुत बहुत वेलकम, खुश आमदीद प्रोग्राम यूथ कैंपेन में। आज हम इनके साथ मिलकर इस बात पर गौर करेंगे कि स्टूडेंट्स को जो दरपेश मसाइल हैं उनके बारे में ये गाइड करेंगे और हेल्पफुल टिप्स बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, हम अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और जुनैद के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। जी जुनैद। कादर मुतलिक खुदावंद ऐ अज़ीम खुदा, आसमान और ज़मीन और पूरी कायनात को बनाने वाले मसीह यीशु में हमारे प्यारे आसमानी बाप, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज खुदावंद आपने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम खुदावंद आपके लोगों के साथ मिलकर आपके नाम को जलाल दे सकें। और खुदावंद खुदा शुक्रगुज़ारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस मुबारक दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ भाई के लिए और जितनी भी PMI की टीम है उन सब के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। पास्टर खालिद एमनास के लिए खुदा शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि आपने उनको ये हिकमत दी खुदावन खुदा, और ये प्लेटफॉर्म बनाया खुदावन। कादर मुतलिक खुदा, ऐ कादर मुतलिक खुदावन तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ खुदा इन सब बातों के लिए। खुदावन आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ तेरे प्यारे नाम से करते हैं खुदावन, और जितना भी वक्त खुदावंद आपस में गुफ्तगू में गुजारते हैं खुदावंद हमें हिकमत दनाई देना, जो अल्फाज बोलें आपके पाक रूह की हिकमत से बोलें खुदावंद, ताकि आपके नाम को जलाल दे सकें यीशु मसीह के कादिर जलाली बाबरकत नाम में, आमीन आमीन। आज हमारा जो मौजू है बहुत ही अहम, ख़ास तौर पर तालिब इल्मों के लिए, और मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने आज मुमकिन किया कि आज हम मिलकर यूथ के बारे में कुछ बातचीत कर सकें। और इसके साथ ही खुदा के खादिम डॉक्टर खालिद एमनास साहब का, जिन्होंने इस सारे सेटअप को, इस प्लेटफॉर्म को यूथ के लिए भी हेल्पफुल साबित किया। और आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो तालिब इल्मों के हवाले से होगी, स्टूडेंट्स के हवाले से, कि उनको क्या क्या दरपेश मसाइल हैं। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि जो स्टडी की अहमियत है, जो एजुकेशन की अहमियत है, वो क्या है। हम जुनैद से पूछेंगे कि आज के दौर में तालीम की अहमियत क्या है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर दावत दी, और मेरे लिए एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि PMI के प्लेटफॉर्म पे आके तो मैं आपके साथ ये गुफ्तगू कर सकूँ। तो एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे माशरे में रहते हुए हमें एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे यंगस्टर्स आज हम देखें तो ज़्यादातर जो है वो स्टडी की तरफ नहीं आते, उनका रुझान किसी और तरफ होता है। लेकिन हमें ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में एजुकेशन का होना मस्ट है, क्योंकि इसी के साथ ही हमारी कामयाबी भी है वो जुड़ी हुई है। जी जी, बहुत खूबसूरत बात की। आजकल के दौर में जो तालीम की अहमियत है नाकाबिल फ़रामोश है, क्योंकि छोटे से छोटे इदारे से लेकर बड़े से बड़े इदारे तक भी आप देखें तो बग़ैर तालीम के, बग़ैर पढ़े लिखे आप शायद के एक इंसान जैसे अंधा होता है, बिल्कुल ठीक है, वैसे ही है। तो आप शीज़ा इसके बारे में क्या कहेंगी कि तालीम की अहमियत के बारे में आपका क्या ख़्याल है। शुक्रिया, मैं भी आपका शुक्र अदा करूँगी आज ख़ास तौर पे इस PMI प्लेटफॉर्म के लिए। मैं खुदा का भी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि आज हम यहाँ पर इस अपनी आवाज़ को बहुत सारे लोगों तक जो है PMI के प्लेटफॉर्म से जो पहुँचा सके बहुत सारे लोगों तक।
तो मैं शुक्र अदा करती हूँ। और एजुकेशन के लिहाज से ये बात कि हम नौजवानों के लिए एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास है, अहमियत बहुत ज़्यादा रखती है हमारी ज़िंदगियों में। अगर हम एजुकेट नहीं होंगे तो जो हम जब हम एक मसीही होते हुए हमें बाइबल को भी पढ़ने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर हम एजुकेशन से वाकिफ़ नहीं होंगे तो ना ही हम अपनी मसीही तालीम को सही से समझ सकते हैं, ना ही हम अपनी मसीही जो है वो कलाम को हम सही से समझ सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। तो एजुकेशन जो है, हम सब मसीहों को ये चाहिए कि इस माशरे में रहते हुए मसीह एक अच्छा नमूना बने, एक अच्छा मसीही नमूना बने, ताकि जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो जलाल मिल सके। जी, बहुत खूबसूरत बात की शीज़ा ने कि बाइबल को पढ़ने के लिए भी हमें तालीम की इंतहाई ज़रूरत है। हम उस किताब पर जिस पर ईमान रखते हैं उसको तब तक नहीं हम जान सकते या पढ़ सकते जब तक हम तालीम याफ्ता ना हों। तो बहुत खूबसूरत बात की। और अब जुनैद से पूछेंगे कि तालिब इल्मों को जो दरपेश मसाइल हैं उनमें सरे फहरिस्त कौन सा जो मसला है जो एज ए स्टूडेंट उनको फेस करना पड़ता है। जी जुनैद। जी, एज ए स्टूडेंट अगर मैं बॉयज़ की बात करूं तो वैसे तो मसले मसाइल तो सबके लिए एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अगर आज हम माशरे में देखें तो फाइनेंशली जो है ना वो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स पेश आते हैं। कुछ ऐसे घर होते हैं वो फाइनेंशली सपोर्ट नहीं कर पाते, जिससे बच्चे ज़्यादा आगे नहीं पढ़ पाते और उनको वो फ़ीस पे नहीं कर पाते उनके घर वाले, जिसकी वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाते और उनको स्टडी लीव करनी पड़ती है। तो लेकिन अगर वो साथ में जॉब करते हैं, को पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो वो ज़रूर है कि वो आगे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टडी प्राइवेट है तो उनके लिए जॉब करना आसान है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने रेगुलर स्टडी की और शाम में पार्ट टाइम वो जॉब करते रहे और सुबह वो जो है वो स्कूल जाते और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते थे। जी जी। तो शीज़ा, आप इसके बारे में क्या देखती हैं कि कौन से मसाइल हैं जो तालिब इल्मों को जिनका सामना करना पड़ता है? तालिब इल्मों को बहुत सारे मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है, जिसमें हम बात करते हैं, जैसे कि भाई ने बात की फाइनेंसिस की, कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि फ़ाइनेंस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा पाते हैं। तो जिसकी वजह से जो बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे काबिल बच्चे हैं जो पीछे रह जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ पैसे ना होने की वजह से। तो उनके लिए ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि वो अपने आप को उस मकाम पर लेकर आ सकें जहाँ पर अगर उनके पास फाइनेंसेस नहीं भी अवेलेबल तो वो अपने लिए एक रास्ता जो है वो निकाल सकें। इसके अलावा एक ये बात भी है कि गलत गाइडेंस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको गलत गाइडेंस का जो है वो सामना करना पड़ता है। उनकी रहनुमाई नहीं उस तरीके से होती। जब हमारे स्टूडेंट्स की रहनुमाई होगी, उनको पता होगा कि उनके पास एक विज़न होगा। एक विज़न होना बहुत ज़रूरी है एक नौजवान के पास। अगर उनके पास वो विज़न होगा तो वो उस विज़न पे काम भी करेंगे और खुदा फिर, अगर एक नौजवान के पास विज़न है तो खुदा भी हमारी मदद करता है फिर उस विज़न को पूरा करने के लिए। तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए, पहले तो हमारे पास विज़न, मंसूबा हो कि हमने आगे क्या करना है, फिर हमारे पास उसके मुताबिक प्लान्स भी हों, तो खुदा राहें खोलता है। हमारा ईमान है कि खुदा जो है जो स्टूडेंट्स जो है वो विज़न रखता है और उस विज़न पर चलता है तो खुदा उसकी राहें जो है वो ज़रूर खोलता है। आमीन। बहुत खूबसूरत बात की शीज़ा ने भी। हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जिन्होंने अपनी तालीम को बाकायदा तौर पे स्कॉलरशिप की बेस पे आगे जारी रखा है। और इसके साथ ही दूसरी बात बड़ी अच्छी की कि तालिब इल्म अपनी तालीम में तब तक सरगर्म नहीं हो सकता जब तक उसके पास एक विजन ना हो। जैसे कि अगर किसी बच्चे को बताया गया कि आपने डॉक्टर बनना है तो वो उस लिहाज से मेहनत करता है। अगर किसी को बताया गया कि आपने इस फील्ड में जाना है या उसका पर्सनली एक पैशन है उसके हवाले से, तो फिर वो मेहनत के साथ पढ़ेगा। बड़ी खूबसूरत बात की। इसके साथ ही हम एक और भी मसला देखते हैं कि लैक ऑफ काउंसलिंग। बिल्कुल। तो बहुत सारे तालिब इल्म जो होते हैं वो डिसहार्ट हो जाते हैं मैट्रिक के बाद, या उन्हें मिस गाइडलाइन मिल जाती है, आप ये कर लें वो कर लें। इसके पीछे एक रीज़न है कि लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। जी बिल्कुल। तो जिसकी वजह से वो अपनी तालीम को खैरबाद भी कह देते हैं सम टाइम और छोड़ देते हैं। तो इसके हवाले से आप क्या जुनैद कहेंगे कि काउंसलिंग के हवाले से कि ऐसे तालिब इल्मों की काउंसलिंग के लिए क्या हमें लाहे अमल अपनाना चाहिए? जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं ख़ुद भी जब मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए मुझे आगे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। और मोस्टली हमें यंगस्टर्स को जो है इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमने आगे करना क्या है। तो कुछ बच्चे जो हैं उनकी मेंटालिटी इस टाइप की होती है कि वो जितना स्टडी करें वो कर सकते हैं,
वो आगे पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो आगे स्टडी नहीं कर सकते, उनकी मेंटल अप्रोच इतनी नहीं होती, वो ज़्यादा काम काज में इंटरेस्ट रखते हैं, काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए यह है कि हमें अच्छी तरह से गाइड करना चाहिए बच्चे को कि उसने आगे करना क्या है, उसके मेंटल लेवल के हिसाब से उसको गाइड करना चाहिए। क्योंकि जब मैंने मैट्रिक की, मैंने भी, किसी ने मुझे कहा FA कर ले, किसी ने मुझे कहा कि FSC कर लो, किसी ने कहा ICS कर लो, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था कि मुझे करना क्या है। जबकि यही वो पॉइंट होता है जब हमें देखना है कि एक्चुअली हम हैं किस काबिल, हम और हमें किस वे में जाना चाहिए और उस वे में हमारी क्या तरक्की हो सकती है। तो हमें सही तौर पे गाइड करना चाहिए बच्चों को उनके मेंटल लेवल के हिसाब से, ताकि वो आगे बढ़ सकें। कुछ जो है वो नहीं पढ़ना चाहते तो वो अच्छा हुनर हासिल कर सकते हैं, वो उनके हाथ में स्किल होगा तो वो कभी भी कहीं भी फेल नहीं हो सकते, हाँ बल्कि कामयाबी होंगे, वो टेक्निकल काम सीख सकते हैं। जी, बड़ी खूबसूरत बात की। इस चैलेंज से मैं खुद गुजरा हूँ। जब मैंने मैट्रिक की तो उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मैंने आगे क्या करना है, और मुझे भी गाइड करने वालों की तादाद ना होने के बराबर थी। तो ये आज हमारी कम्युनिटी में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अब तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि बहुत सारे गाइडलाइन देने वाले हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, बहुत सारे शोबाजात ऐसे हैं, और स्पेशली इंटरनेट से आज बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी खूबसूरत बात की। और अब क्या कहेंगे जो बच्चे स्टडी को छोड़ ही देना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कैसे मतलब उनको मोटिवेट कर सकते हैं, या क्या मतलब उनके लिए आप कर सकते हैं, बता सकते हैं? जी बिल्कुल, उनके मोटिवेशन के लिए यही है कि वो कोई स्किल हासिल करें, कोई स्किल हासिल करें, टेक्निकल काम सीख लें। टेक्निकल काम ऐसे काम है जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन का काम देख सकते हैं, मैकेनिकल में है, और भी बेशुमार इस तरह के काम हैं। अगर हम वो स्किल हासिल कर लेंगे तो इस स्किल में आप ये है कि आगे चल के आप अपना कारोबार कर सकते हैं। उस काम को सीखो, आपके हाथ में हुनर होगा, कुछ 3-4 साल 5 साल आपने उस काम में लगाए होंगे तो आपके हाथ में हुनर होगा और उसी में आप कामयाब हो सकते हैं। जी, बड़ी खूबसूरत आज की गुफ्तगू हमारी हो रही है कि तालीम के साथ साथ हम महारत में भी हुनरमंदी भी सीख सकते हैं। अगर तालीमी आपका वो लेवल नहीं है या वो हालात नहीं हैं, तो इसमें आप हुनर सीख सकते हैं ताकि उसके वसीले से आइंदा अपनी ज़िंदगी को आप बेहतर बना सकें। तो बड़ी खूबसूरत बात की है जुनैद ने। इसी तरह हम शीज़ा से पूछेंगे कि क्या आपके ख़्याल में उन स्टूडेंट्स के लिए क्या काउंसलिंग मोटिवेशन होनी चाहिए, जैसे हम कह सकते हैं कि किसी को रोल मॉडल के तौर पे उन्हें उनके सामने रखा जा सकता है कि देखें जिस तरह वो, जैसे हमारे घरों में होता है, देखो फलाने दा बच्चा बन गया। तो ऐसे ही क्या हम उनको कर सकते हैं? सब बड़ी मज़े की बात है, अच्छी बात की है आपने बहुत। लेकिन बात ये है कि हमें कभी दूसरों के बच्चों को देखकर अपने बच्चों को कभी भी डिस्क्रेडिट इस तरह नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि देख उसने ये किया और तूने नहीं ये किया, क्योंकि हर बच्चा अपनी अपनी एबिलिटी रखता है करने की काम। तो अगर कोई बच्चा इस एबिलिटी ये नहीं रखता कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए या वो बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए, तो उसमें यही है कि आप उस बच्चे को किसी और फील्ड में गाइड करो, आप उस बच्चे को कोई स्किल सिखाओ। जैसे कि भाई ने बात की, अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां जैसे ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं, ये एक स्किल है। इसके अलावा वो सिलाई कढ़ाई जो है वो जानती हैं, वो कपड़े सिलाई करती हैं और इसी से कमाती है, ये एक स्किल है। और इसके अलावा वो फैशन डिज़ाइनिंग की करती हैं, तो ये भी एक जो है वो स्किल है। तो लड़कियों के लिए वो इस तरीके से इन स्किल्स को सीख कर वो अपने जो है वो कमा सकती हैं, वो आगे जो है वो बढ़ सकती हैं। तो हमें ये चाहिए, ये ज़रूर चाहिए कि हम अपने बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। चर्च में भी इस तरीके से हमें जो यूथ में लड़के और लड़कियां काम करते हैं, वो दूसरे लड़के और लड़कियों की रहनुमाई करें, उनकी काउंसलिंग करें, खुदा के लिहाज से, बिब्लिकली भी, और इसी तरीके से उनको मोटिवेट करें कि कोई बात नहीं, अगर आपने मैट्रिक की है इट्स ओके, अब जो कुछ आप कर सकते हो अपनी एबिलिटी के मुताबिक आप जो है वो काम करो। जी, बहुत अहम ये नुक्ता है कि हम अपने बच्चे को, दूसरों को बच्चों को देख के अपने बच्चे को डिग्रेड करते हैं कि फ़लाँ का बच्चा ये बन गया, आप ये नहीं कर रहे, देखिए उनके बच्चों ने ये कर लिया, आप नहीं कर रहे। आप जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की जो एबिलिटी है उसको पहचानें, ताकि उस हवाले से कभी भी उनमें एहसास कमतरी ना पैदा करें, बल्कि उनको हमेशा इनकरेज करें, मोटिवेट करें, अप्रिशिएट करें, और जो उनके अंदर एबिलिटी है आप उसको प्रमोट करें। फिर ही आपके बच्चे बहुत बेहतरीन कर सकते हैं और आपकी उम्मीदों को वो पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और बात है कि हम बहुत सारी अपनी ख्वाहिशात या अपनी मर्जी अपने बच्चों पे लागू करना चाहते हैं। जैसे बाप अगर चाहता है ना कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने,
तो बच्चे के अंदर क्या है वो नहीं उसने देखना, उसने कहना कि मैं चाहता हूँ डॉक्टर बने तो ये डॉक्टर ही बने। इस हवाले से भी पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी मर्जी, ठीक है अच्छी बात है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक अच्छे ख्यालात रखते हैं, लेकिन इसके साथ ही ज़रूरी बात यह है कि आप अपने बच्चों के लिए वो इंतखाब करें जिसमें उनका ट्रस्ट है, ताकि उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करें। इसके साथ ही अब वक्त हुआ जाता है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए PMI TV। झुकना नहीं तुझे, रुकना नहीं तुझे, छूना है आसमान। वेलकम बैक। हम बहुत ही खूबसूरत बातें कर रहे थे। ब्रेक से पहले हमने बहुत कुछ जाना स्टूडेंट्स को दरपेश मसाइल के बारे में। जुनैद से जानते हैं कि लड़कों को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो आइए जुनैद से जानते हैं। जी सर, लड़का होते हुए जैसे हम मर्द हैं, लड़के हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लड़कों पे ही होती है। तो एक लड़का होते हुए अगर हम माशरे में रहते हैं, अगर हमारा माशरा अच्छा है, हमारे दोस्त अच्छे हैं, तो हमें अच्छी सोबत ही मिलेगी। अगर अच्छी सोबत मिलेगी तो हम अच्छे रास्ते पर ही जाएंगे। तो इस माशरे में रहते हुए हमें जो है वो अच्छी सोबत को इख्तियार करना पड़ता है। और क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, हमें उस वक्त तो हमें सब कुछ ठीक लग रहा होता है कि हम शायद ठीक कर रहे हैं, या इस बंदे के साथ हमारी दोस्ती है, इस लड़के के साथ हमारी दोस्ती है, तो शायद ये सब कुछ ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड उसकी सोबतें जो है वो बिगड़ी हुई होती हैं। तो जब हम उसकी सोबतों में जाते हैं तो हमारी सोबतें भी बिगड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हम उसकी बिगड़ी हुई सोबतों को इख्तियार करके अपने रास्तों को गलत कर लेते हैं। तो लड़का होते हुए में ये है कि अच्छी सोबतों को इख्तियार करना है, और ख़ास तौर पे कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बाप की तालीम पर कान लगाना है, तरबियत पे। जी जी बिल्कुल, बाप की तरबियत पे हमें कान लगाना है, और फिर ही हमारी ज़िंदगी में कामयाबी के रास्ते खुल सकते हैं। और शायद यही वजह है कि जब अक्सर लड़के कहते हैं कि लड़कियों के अगर मार्क्स ज़्यादा आ गए तो हमने वो कहते हैं कि इसने तो घर में रह के बस पढ़ना ही है, और लड़कियां फिर कहती हैं कि आपने वारागर्दी करनी है, बाहर घूमना। तो ये भी इफेक्ट है बहुत। आपने सही बात की कि लड़कों को ये भी एक चैलेंज होता है कि बाहर जो दोस्त होते हैं उनको भी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस हवाले से भी नौजवानों को चाहिए कि वो इस चीज़ का भी एहतियात करें। और एक इसके साथ और बात कि जो तालिब इल्म है, इनका कभी भी जो मज़दूर है इसके साथ वो कोई बनता नहीं है। जी बिल्कुल, कि एक स्टूडेंट हो मैट्रिक का, FSC का, और जो मजदूर है शाम को दिहाड़ी लगा के आता है, उसके साथ उसकी फेलोशिप हो तो क्या उसका इम्प्रूवमेंट होगी। तो इस हवाले से भी तालिब इल्मों को चाहिए कि वो कोशिश करें अपनी फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा लोगों के साथ टाइम गुजारें, ताकि उनको मज़ीद गाइडलाइन भी मिले और मोटिवेशन भी मिले। शीज़ा से अब हम पूछेंगे कि लड़कियों को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग स्टडी एजुकेशन के जो पीरियड है उसके दौरान। लड़की होने के नाते मैं आप यही बात कहूँगी कि लड़कियों को सबसे बड़ी बात तो ये कि जो माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि हमने लड़की को, अक्सर घरों में जाए ना तो वो कहते हैं हमने नहीं पढ़ाना इसे, हमने क्यों नहीं इसे पढ़ाना, हम इसे बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि ये बड़ी हो गई है, हमने इसको आगे नहीं पढ़ाना, बस हमने इसकी शादी कर देनी है, और शादी पर सारी बात जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम यही कर सकते हैं कि लड़कियों को हम लोग जो है इस लिहाज से मोटिवेट करें, उनके लिए इंस्पायरेशन एक जो है वो बने, ताकि वो जब हमें देखें तो वो इस चीज़ को ये नहीं सोचे कि हम इनकी तरह बनना है। अक्सर लड़कियां, क्योंकि हर एक पर्सन की एक इंस्पायरेशन होती है, लड़कियां जो है हमें उनके लिए मोटिवेशनल इस तरह उनको मोटिवेट करना चाहिए इस लिहाज से कि वो जो है वो आगे बढ़ें, तलीम याफ्ता बने, क्योंकि लड़कियों का तलीम याफ्ता होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर वो तलीम याफ्ता नहीं होंगी तो फिर यही होता है कि वो जो पुराने मसाइल लोगों के हम सुनते हैं कि अक्सर सिर्फ, मेरे पापा ने एक बात मुझसे कही थी कि अगर आप तलीम हासिल नहीं करोगे ना तो आपको सिर्फ यहीं तक रहोगे कि आपने घर के बर्तन धो लिए, आपने पोछा लगा लिया, यानी इस तरह के काम कर लिए बस। तो लड़कियों के लिए खुदा ने सिर्फ नहीं बनाया कि आप यही काम करो। लड़की जो है वो एक हेल्पर है, तो उसको चाहिए कि वो अपने आप को एजुकेट करे। जब वो अपने आप को एजुकेट करेगी तो वो अपनी फैमिली के लिए और दूसरों के लिए भी जो है वो बाइसे बरकत, और फाइनेंस के लिए जो है वो अच्छी होगी, साथ दे सकेगी, वो तो हेल्प कर सकेगी वो दूसरों के लिए। तो लड़कियों के ये जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे माशरे का। जो हमारे अक्सर कम पढ़े लिखे जो माँ बाप होते हैं उनका यही मसला होता है, वो कहते हैं कि नहीं, हमने लड़की को जो है वो बाहर नहीं भेजना, क्यों, हमारी लड़की जो है वो बड़ी हो गई है। तो हम इस लिहाज से इनके साथ, जो लड़कियों के साथ ऐसे कहकर हम उनसे ज़्यादती
करते हैं, क्योंकि हम उनको एक तो हम उनको तालीम से हटाते हैं, ऊपर से हम उन्हें बाइबल की तालीम से भी हटा लेते हैं। हम उन्हें संडे स्कूल नहीं भेजते, जी हमारी बेटी बड़ी हो गई है। हम उन्हें यूथ में, क्योंकि मेरे एरिया में जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटियों को नहीं भेजते, जी हमारी बेटी बड़ी हो गई है। मैं कहती हूँ मैं भी तो बड़ी हूँ ना, मैं आपके लिए आती हूँ। तो ये बात है कि लड़कियाँ जो है हमें एक खुले जहन के साथ जो है ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ताकि हम लड़कों और लड़कियों दोनों को ही इस तरीके से एजुकेट करें, और लड़कियों को स्पेशली एजुकेट करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपने माशरे में जो है दूसरों के लिए तरक्की का सबब बने, अपने ख़ानदानों के लिए। जी, बहुत खूबसूरत बात की है शिज़ा ने कि लड़कियों को ज़्यादातर यही इसी सोच के साथ तालीम से हटा दिया जाता है कि अब ये बड़ी हो गई है और मुआशरा अच्छा नहीं। और शिज़ा, काफ़ी हद तक मैं सोचता हूँ कि वालिदैन की ये परेशानी भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है। बिल्कुल जी। जिस तरह रोज़ बरोज़ आजकल हम वाक़या देख रहे हैं, लेकिन उसका शायद ये हल नहीं है। जी बिल्कुल। लड़कियों को हटा देना इसका हल नहीं है, क्योंकि अगर मुआशरे को देखा जाए तो इसका मतलब है कि हम मुआशरे को देख के अपने फैमिली को बहुत पीछे कर लेंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो आइंदा उसने किसी की बीवी बनना है, माँ बनना है, तो उस हवाले से ये बड़ा मौसर साबित होगा कि अपने बच्चों के लिए वो एक बेहतरीन गाइडलाइन दे सकती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि इसका क्या सल्यूशन होना चाहिए कि जो पेरेंट्स मुआशरे को देख के अपनी बच्चियों को हटा लेते हैं, जैसे वाक़यात आज आप रोज़ बरोज़ सुनते हैं बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, तो फिर वालिदैन की परेशानी काफ़ी हद तक ये दुरुस्त है। तो इसके बारे में आप क्या मतलब कहेंगी कि इसका क्या फिर हल होना चाहिए? इसका हल यही है कि हम लोगों को अपनी बेटियों को ऐसा एजुकेट करना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, वो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो। जब वो स्ट्रॉन्ग होगी तो वो किसी भी चीज़ का सामना कर सकेंगी। और पहली बात कि देखें, लड़कियां इस बात को बहुत अच्छे से बखूबी जानती हैं कि हमें ऐसी जगहों पे ना जाए जहाँ पर उनको ख़तरा हो। जब एक लड़की इस तरह की जगहों पर जाएगी, ऐसे एरियाज़ में से गुजरेगी, इस तरह के वो कपड़े लिबास पहनेगी, तो खामखाही जो है वो रुख नज़रों का उसकी तरफ आएगा। तो इसलिए माँ बाप को इस चीज़ से डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कि अपनी बेटी को मजबूत बनाए, उसे इतना मजबूत करें कि वो जब बाहर निकले तो वो किसी के बहकावे में ना आए, किसी की बातों में ना आए। पालूस रसूल जो है हमें ये बात सिखाते हैं कलाम मुकद्दस में कि हमारा लिबास ऐसा हो जो हयादार हो, यानी ये नहीं कि जो बेहया हो। तो हमें अपना लिबास उस पर तवज्जो देनी चाहिए। हम जब बाहर जो है लेडीज़ जो हैं, औरतें, लड़कियां बाहर निकलती है, इस चीज़ पर उन्हें ख़ास जो है वो तवज्जो जो है वो देनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि पेरेंट्स, यानी वही बात आ जाती है कि पेरेंट्स को अपनी बेटी को इस तरीके से एजुकेट करना चाहिए। उनको बिब्लिकल जो है, जब एक लड़की खुदा से प्यार करेगी, खुदा के खौफ में अपनी ज़िंदगी गुजारेगी, एक मसीही लड़की, तो वो खुद ही इन चीज़ों से जो है वो दूर रहेगी। जब वो, और दूसरी बात जैसे कि भाई ने बोला कि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अपने बाप की जो तरबियत है उसको फरामोश ना कर। ये सिर्फ लड़कियां ये ना समझे कि बेटों के लिए कहा है, ये लड़कियों के लिए भी है कि वो अपने बाप की तरबियत पर कान लगाए और उसको जो है फरामोश ना करें, बल्कि वो सीखें, वो अपनी माँ को देखें, अपने बाप को देखें कि वो मुझे क्यों समझा रहा है। इस चीज़ को वो जो है लड़कियां वो जाने। बेहतरीन सल्यूशन बताया है कि हमने बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है जैसे हम हर रोज़ सैकड़ों हादसात रोड पे सुनते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाना हमारी मजबूरी है। हम अपने सफ़र को या अपनी मंजिल तक पहुँचना बंद नहीं कर देते, बल्कि अपने सफ़र को जारी रखते हैं। तो अभी हम जुनैद से पूछते हैं कि आप बाइबल की तालीम के बारे में क्या कहते हैं, जिस तरह मैंने मिसाल दी कि क्रिसमस के हवाले से। जी जी बिल्कुल, और काफ़ी अच्छी बात की आपने। और एक यंग जैसे यूथ जनरेशन है, इनमें नए आइडियाज़ होते हैं। अक्सर यूथ में जहाँ भी आप जाओ, पुराने आइडियाज़ तो चलते आते हैं, क्योंकि बड़े जो हैं वो आइडियाज़ देते हैं, वो बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं। अगर उसके साथ किसी यंग बंदे का भी आइडिया मिले तो वो और अच्छे से जो है वो हम उसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो बिब्लिकल एजुकेशन के लिहाज से हमें यंगस्टर्स को जो है इसमें बहुत इन होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के दौर में मैं देखता हूँ हमारी क्रिश्चियनिटी में जो है वो घर से बच्चों को तरबियत नहीं दी जाती, जबकि वो आवारा गलियों में फिरने वाले लड़कों के साथ मिल जाते हैं और फिर उनकी सोबत गलत हो जाती है। जबकि इसकी बजाय हमें जो है ज़्यादातर टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करना चाहिए जो कि कलाम खुदा से वाकिफ़ हैं, और हमें ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो कि खुदा के कलाम से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, और क्योंकि उनसे हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। और जैसे कि सीज़न जा रहा है क्रिसमस का, इसमें यह है कि आगे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें हम क्रिसमस के हवाले से परफॉर्म भी करते हैं,
उसमें टैबलोज होते हैं और उनमें हिस्सा लेना लाजिम है, क्योंकि उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एक तो अप होगा, और दूसरा ये है कि हम कलाम के बारे में जान सकेंगे। उस एक्ट के ज़रिए, जो एक्ट हम उसमें करेंगे, उस एक्ट के ज़रिए हम जो है ना वो कलाम के बारे में जान सकेंगे। जी शिजा, आप इसके बारे में क्या कहेंगी कि क्रिसमस के हवाले से जिस तरह मैं देखता हूँ कि शायद ये बाइबल की तालीम के फुकदान का एक नतीजा है कि लोग ऐसी चीज़ों को, क्योंकि यीशु मसीह की आमद का हकीकी मतलब ये नहीं था बल्कि हकीकी मकसद कुछ और था, और ये शायद कि बाइबल की तालीम से ही पता चलेगा। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि बाइबल के लिहाज से पहली बात तो बाइबल जो है वो हमारी रूह की ग़िज़ा है, हमारी रूहानी ग़िज़ा है। तो ये हर एक के लिए लेना, चाहे वो नौजवान हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, हर एक के लिए जो है ये ज़रूरी है जो बाइबल के लिहाज। और दूसरा क्रिसमस, अगर हम क्रिसमस को देखते हैं तो क्रिसमस में क्रिसमस का मतलब ये नहीं कि हम साल में एक दफ़ा चर्च जाएं, नए कपड़े पहने या कुछ ऐसा करें। क्रिसमस का मतलब ये है कि हम उस नजात दहिंदा जो ज़मीन पर आया था हमारी खातिर, यीशु मसीह जो हमारे हैं, उसकी हम यादगारी को मनाते हैं कि वो क्यों हमारे लिए जो है वो ज़मीन पर आया और उसने हमें नजात दी। ये चीज़ें हमें जो है याद करवाती हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं इस 24 की रात को शराबें पीते हैं और गाने लगाते हैं, नाचते हैं, यानी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और देखें, मसीही दूसरों के लिए भी जो है वो बुरा नमूना बनते हैं, तो हमें बुरा नमूना नहीं, एक अच्छा नमूना बन के दिखाना है। हमारी बाइबल की जो तालीम है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, हमारी रूहानी ग़िज़ा है। जब हम तालीम याफ्ता होंगे बिब्लिकली भी, तो हम दूसरों को अगर वो हमसे सवाल करते हैं हम उनको जवाब देने वाले बनेंगे। और ये कि क्रिसमस, जैसे कि भाई ने कहा, हमें क्रिसमस में आगे बढ़ चढ़ कर बच्चों को, नौजवानों को हिस्सा लेना चाहिए, इस चीज़ का हिस्सा बनना चाहिए, खिदमत का चर्च में। ये नहीं कि कुछ जो मखसूस लोग हैं बस वही करें, हर एक को जो है इस हर एक के दिल में, नौजवान के दिल में ये पैशन होना चाहिए। क्योंकि मैं जानती हूँ नौजवानों के अंदर एक बड़ी एनर्जी होती है, एक बड़ा पैशन होता है, वो और बात है कि वो गलत तरीके से उसकी डायरेक्शन और हो जाती है, उसकी डायरेक्शन और होती है। तो मेरी यही दरख्वास्त होगी कि हर एक नौजवान जो है अपनी रूहानी ग़िज़ा को ले और ओढ़े, और इसके अलावा अपना जो पैशन है, अपना जो जज्बा है, कुव्वत है, उसको सही कामों के लिए, यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करें। और ये बाइबल की तालीम के बगैर नामुमकिन है। बिल्कुल है, क्योंकि मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि नौजवानी में जो ये जोश से भरे रहो, हर वक्त जो जोश से भरे रहो। तो हम जब जोश से भरे रहते हैं मसीही तौर पर भी, बिब्लिकली भी, तो क्या होता है उसका हमें ये होता है कि हम दूसरे नौजवानों के लिए एक नमूना भी बन जाते हैं और एक अच्छी जो है उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बातें आज हमने नौजवानों के हवाले से की, और बेशक फॉर्मल एजुकेशन के साथ हमें बिब्लिकल एजुकेशन भी इंतहाई ज़रूरी है, जो हमारी ना सिर्फ जिस्मानी शख्सियत को बल्कि रूहानी किरदार को भी जो वो सामने लाती है। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। अपने मेज़बान शाहिद संधू को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए PMI TV। गॉड ब्लेस यू ऑल। झुकना नहीं, तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमां।